हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम कोलबर्ग्स थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो एक्चुअली में पियाजे ने उठाया था, बट उनको ये यूज़फुल नहीं लगा और उनका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं बना, इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट छोड़ दिया। बाद में जाके कोलबर्ग ने इस थ्योरी को अडेप्ट किया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने लिखी, तो इसमें अगर पियाजे का ऑप्शन है तो पियाजे में टिक करना है आपको, अदरवाइज़ पियाजे नहीं है तो कोलबर्ग पे ही टिक करना है। ठीक है, तो पियाजे ने ही सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट उठाया था, उन्हें यूज़फुल नहीं लगा तो इन्होंने इस पर काम करना छोड़ दिया और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो आज हम कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट करेंगे। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के ना 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोरल डेवलपमेंट क्या है। मोरल डेवलपमेंट जो है वो एक बच्चा जो है वो अपने जो एबिलिटी है, गुण है, जिससे बच्चा जो सही और गलत की पहचान कर पाता है, और बच्चा जो अपने एनवायरनमेंट से जो भी सीखता है, नैतिकता या अनैतिकता जो भी बच्चा सीखता है उसी को मोरालिटी कहते हैं। तो बच्चा जब इन चीज़ों के बारे में समझना शुरू कर देता है तब बच्चे का मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर ही ये सारी थ्योरी आती है। जब बच्चे में वो गुण आ जाता है जिससे बच्चा सही और गलत की पहचान कर पाता है, तो इसी को मोरल डेवलपमेंट कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे में ये मोरालिटी का गुण आ जाता है। यही है कि जब बच्चा सही और गलत की पहचान अपने होशो हवास में करने लग जाता है तो उसके कुछ वैल्यूज़ बनते हैं, उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, सोशल एटीट्यूड्स कुछ बनते हैं बच्चे के। तो यही था मोरल डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। अब नेक्स्ट करेंगे हम मोरल डिलेमा। अब मोरल डिलेमा क्या है, दुविधा क्या है मोरालिटी की। बच्चे में बहुत सारे दुविधा आ जाती हैं किसी भी चीज़ को जज करने के लिए कि ये सही है या गलत है। अब इसी तरह से एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, हिंज की स्टोरी। अब एक हिंज नाम का लड़का था और उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। हिंज की वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी। अब हिंज ने क्या किया, वो एक ऐसी दवाई थी जो एक ही डॉक्टर के पास थी, और वो जो दवाई है वो सिर्फ एक ही थी, वो दवाई सिर्फ एक ही थी और सिर्फ उसी दवाई से उसकी वाइफ ठीक हो सकती थी। हिंज की वाइफ बहुत बीमार थी, लास्ट स्टेज पे थी, और एक ऐसी दवाई थी जो सिर्फ उसी दवाई से ही वो ठीक हो सकती है। हिंज जाता है केमिस्ट की शॉप पे, डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ बीमार है और मुझे है ना ये दवाई चाहिए। तो वो कहता है इस दवाई को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और ये सिर्फ एक ही पड़ी है मेरे पे, तो मैं ये आपको नहीं दे सकता। हिंज कहता है कि मुझे ये दवाई किसी भी कीमत पर चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ लास्ट स्टेज पे है। तो डॉक्टर कहता है अगर आपको ये चाहिए तो आपके लिए ये 2000 रुपये की है। इसकी जो प्राइस है एक्चुअली में उस दवाई की प्राइस थी 200। अगर उसके पास वो स्टॉक में होती तो उसकी एक मेडिसिन की जो है वो होती 200, बट उसने उससे डिमांड करी कि मुझे इसके 2000 रुपीज़ पे करने होंगे आपको। हिंज कहता है कि मेरे पास 2000 नहीं है, मेरे पास 1000 है, बट डॉक्टर इसको डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझे तो कंप्लीट पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए, तभी मैं ये दवाई आपको दे सकता हूँ। अब हिंज ने क्या कहा कि मेरी वाइफ लास्ट स्टेज पे है, अगर आपने ये दवाई नहीं दी तो मेरी वाइफ मर जाएगी। डॉक्टर कहता है आई डोंट केयर, मैं ये दवाई आपको नहीं दे सकता इतने पैसे में। हिंज बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। देन हिंज के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्यों ना मैं रात को जाके इस दवाई को चोरी कर लेता हूँ, इसकी दुकान में चुपके से एंटर करके फिर मैं इस दवाई को चोरी कर लेता हूँ। हिंज ने सेम ऐसा ही किया।
अब जो कोलबर्ग हैं उन्होंने अपनी क्लास में स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया कि अब ये बताओ बच्चों कि आप कोलबर्ग की जो स्टोरी, हिंज की स्टोरी जो मैंने बताई आपको, इसमें हिंज ने सही किया या गलत किया। तो ये दुविधा की बात है कि अगर उसने बच्चों ने क्या कहा, बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि अगर चोरी करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, कि चोरी करना गलत है। बच्चों का माइंडसेट यहीं तक है। फिर कोलबर्ग कहते हैं कि ठीक है, ये डिलेमा होता है कि ये तो बच्चों के व्यू ऑफ सेंस से पता चल गया कि बच्चों का सोचने का तरीका इतना ही होता है, उनमें फीलिंग्स नहीं है। देन उन्होंने ये डिलेमा का नाम दिया कि ये मोरल दुविधा है। अगर वो चोरी करता तो उसको पनिशमेंट मिलती, और वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ चली जाती, उसकी वाइफ मर जाती। तो यही है मोरल डिलेमा, जब सही और गलत की पहचान करने में दुविधा हो। ठीक है, तो इसी को मोरल डिलेमा कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है कोलबर्ग्स थ्योरी। अब कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, अब कोलबर्ग ने इस थ्योरी में यही बात की है कि जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो इसी नैतिकता से होकर गुजरता है। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे बच्चे में मोरालिटी आती जाती है। और ये स्टेज ऐसी नहीं है कि जो स्टेज सेकंड है वो पहले आ जाए और स्टेज 1 बाद में आए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए स्टेज के अकॉर्डिंग ही सारे सीक्वेंस में चलते हैं ये मोरल डिलेमा। जब बच्चा सही और गलत की पहचान करने में असमर्थ हो तो इसी को मोरल डिलेमा कहते हैं। कोलबर्ग ने भी यही कहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट मोरालिटी से भी रिलेटेड है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो उसका मोरालिटी का डेवलपमेंट जो है वो भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। देन नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेज थ्योरी पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड मोरल रीजनिंग मोर देन वन स्टेज अहेड ऑफ देयर ओन। अब इसी थ्योरी के अंदर क्या आता है कि जो पर्सन है वो समझ नहीं पाते कि मोरल रीजनिंग क्या है, कि मोरल रीजनिंग एक्चुअली में है क्या, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं मोरालिटी का। तो यही बात इसी में क्लियर हो गई है। अब कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस बताई हैं और 3 लेवल्स बताए हैं। अब लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरल डेवलपमेंट। प्री कन्वेंशनल मोरल डेवलपमेंट, अब इसमें जो है स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें इसमें आती है। अब इसमें बच्चे की जो नैतिकता है वो सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, ओबीडियंस पे आधारित होती हैं। अब बच्चों से जैसे पूछा कि कोलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने कहा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में हैं। अब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में ये तो एक एग्जाम्पल था, बट एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई आपको ना इनको ग्रीट करना है, इनको नमस्ते करना है या पैर छूने हैं, तो ये करना है। अगर आपने नहीं करा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा जो है उसमें डर आता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये होता है कि दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग ही वर्क करना ताकि आपको पनिशमेंट ना मिले। तो स्टेज 1 में यही है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का। इसमें जो रूल्स होते हैं वो पनिशमेंट पे डिपेंड होते हैं, वो ही रूल्स होते हैं कि आपको पनिशमेंट ना मिले। obeys rules in order to avoid punishment, right? अब determines the sense of right and wrong by what is punished and what is not punished। उनको ये समझ नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है जिससे मुझे पनिशमेंट ना मिले। बच्चों में ये समझ नहीं होती है, बट जब बड़े कहेंगे कि आपको ये काम करना है तो उन्हें सही और गलत नहीं पता बच्चे को, बट उनको वो काम करना है चाहे वो कैसे भी करें, वरना उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चे में बहुत डर की भावना होती है ताकि उनको पनिशमेंट ना मिले, सही गलत तो उनको पता नहीं होता।
बट जब बड़ों ने कहा है तो उन्हें वो काम करना है ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। तो यही होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का स्टेज 1। नेक्स्ट आते हैं obeys superior authority and allows that authority to make the rules, especially if that authority has the power of inflict pain। यही बात सेम है कि बच्चे को डर बिठाया जाता है कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो रूल्स सिर्फ दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग होते हैं। अब स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअल। अब इसके अंडर क्या आता है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। अब इस अवस्था को टिट फॉर टैट की अवस्था भी कह सकते हैं हम। टिट फॉर टैट की अवस्था इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है कि उसको इतना पता है कि अगर इसने मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मुझे भी इसकी पेंसिल तोड़नी है, या इसने मुझे चांटा मारा है तो मैं भी इसको चांटा मारूंगा। तो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा की कंडीशन इस स्टेज में आ जाती है बच्चे को। अब एक बच्चे ने अगर दूसरे की पेंसिल तोड़ी है तो दूसरे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, ये कंडीशन भी इस स्टेज में आ जाती है। एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स। चिल्ड्रन जो है वो इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हैं उसको जज नहीं कर पाता है, उसे सिर्फ उसी पे जज करना होता है कि इसने अगर ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा ही करना है। किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो वो बच्चा सेम वैसी ही चीज़ें दूसरे बच्चे के साथ करेगा, तो उसका जजमेंट वहीं तक रहता है कि जैसे इसने किया है वैसे मैं भी करूँगा। ये स्टेज 2 होती है प्री कन्वेंशनल लेवल की। ये 2 स्टेज इसकी हैं। देन नेक्स्ट आते हैं लेवल 2। अब लेवल 2 है, इसमें भी इसकी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 3 होती है 10 to 12 ईयर्स के बच्चे आते हैं। अब गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या चीज़ है, अब गुड बॉय एंड गुड गर्ल जो ओरिएंटेशन है, अब इसमें होता है कि दूसरों के साथ अच्छा बनकर उनसे अप्रूवल अर्जित करना, अप्रूवल अर्न करना। अब गोल्डन विचार जो हैं, गोल्डन रूल्स जो हैं इसी अवस्था में आते हैं। बच्चों के अंदर जो गोल्डन रूल्स होते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे मेरी ही सब लोग तारीफ़ करें, मैं ही ये काम कर सकता हूँ। अगर किसी ने किसी से पानी मांगा है तो जाके मैं ही फटाफट लाऊं ताकि मुझे ही सबसे अच्छा बोला जाए। तो बच्चे में ये भावना आ जाती है, ये फीलिंग आ जाती है कि सब मुझे अच्छा बोले, गुड गर्ल बोले या गुड बॉय बोले। ठीक है। दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज़ फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन एंड रोल्स। यही बात है कि बच्चे सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं कि जैसा मुझे कहा गया है मैं फटाफट से वैसा करता हूँ ताकि मैं सबसे अच्छा बन पाऊँ दूसरों के मुकाबले। ठीक है। फील्स दैट इंटेंशंस आर सो एज इम्पॉर्टेंट एज डीड्स एंड एक्सपेक्ट्स अदर टू एक्सेप्ट इंटेंशंस और प्रोमिसेस इन प्लेस ऑफ डीड्स। सेम बात यही है इसमें भी कि जो बच्चे हैं प्री कन्वेंशनल लेवल में सिर्फ यही बात कही गई है कि जो बच्चा होता है उसकी थिंकिंग यहीं तक लिमिट में होती है कि उसे गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब कानून एवं जो उसके रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उसका पालन बच्चा करता है। अब इसमें जो है बच्चा कानून और सोसाइटी के जो व्यवस्था है, सोसाइटी को जो नॉर्म्स हैं, इनको बनाए रखने की इमोशंस बच्चे में आ जाती हैं, फीलिंग्स उसमें आ जाती हैं कि समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं समाज के भले के लिए हैं वो, तो हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। बच्चे में इस स्टेज में बच्चे में ये डेवलपमेंट आती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं या सोसाइटी में बने हुए हैं, एनवायरनमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसका सब पालन करते हैं तो मुझे भी उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं सबके भले के लिए हैं। यही चीज़ इसमें कही गई है। अब एज एन एग्ज़ाम्पल, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, बच्चे को पता है कि अगर रेड लाइट क्रॉस करी तो ऑब्वियसली चालान होगा, तो इसीलिए बच्चे ने कहा कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि ये एक हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में यही आता है
कि बच्चा जज कर लेता है कि अगर कोई नॉर्म्स है, रूल्स हैं, तो वो हमारे भले के लिए हैं और हमें वही मानना है। स्टेज 4 में यही बात है। नेक्स्ट आती है लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है रूढ़िगत नैतिकता। अब इसमें जो डिसीज़न है खुद से लिए जाते हैं, बच्चा खुद से डिसीज़न लेता है। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में यही बात है कि जो डिसीज़न है बच्चा खुद से लेता है, ना कि समाज के थ्रू कि क्या सही है क्या गलत। समाज ने कह दिया कि आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, आपने कहा कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है कन्वेंशनल लेवल में, क्योंकि चालान हो जाता है और ये जो है रेड लाइट ये हमारे भले के लिए, हमें इसका पालन करना चाहिए। बट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है कि अगर रेड लाइट क्रॉस नहीं करने से इस बच्चे के या इसके पापा की जान बचाई जा सकती है, तो रेड लाइट क्रॉस कर देनी चाहिए। इट मीन्स अगर रेड लाइट क्रॉस करने से इसके पापा की जान बचती है तो रेड लाइट क्रॉस कर देनी चाहिए। तो बच्चा जो है खुद से डिसीज़न लेता है सही और गलत का, ताकि चाहे बाद में कोई भी उसको पनिशमेंट मिले। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चा जो है 16 प्लस का हो जाता है और जो नॉर्म्स बनता है बच्चा खुद से डिसीज़न लेता है उसके। अब इसमें जो बच्चा है यही मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए ही हैं, अगर नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना ही बेहतर है। अब स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब इसमें जो है बच्चा जो है किशोर है, 16 प्लस की एज के बच्चे हो जाते हैं। अब दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही, एथिक्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं दूसरों के तरीक़ों से नहीं चलते हैं बल्कि अपने खुद के एथिक्स बनाता है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, काम करता है। और इसमें क्या होता है, जो 16 प्लस के बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली ऐसे काम ज़रूर करते हैं कि अगर मेरे ब्लड देने से इसकी जान बच सकती है तो क्यों ना मैं इसको ब्लड दे दूँ। ठीक है। अब हालांकि ब्लड देना अच्छी बात है, बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो। अब इसमें किशोर जो हैं, जो 16 प्लस बच्चे हैं, वो दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, ऐसा एथिक्स बच्चे अपना बना लेते हैं। तो स्टेज 6 यही बात करती है। अब नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। अब ये तो नोट्स में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो, बट इसका जो मेन पॉइंट है वो मैं यही बताऊंगी कि जो कोलबर्ग हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में मोरल डेवलपमेंट की बात कही है। कंक्लूज़न यही है कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। कैसे कैसे बच्चे में मोरालिटी का गुण आता है कोलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी में बताई है और इसमें 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं। बट अब इसमें भी क्रिटिसिज्म हुए। अब कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी कैरोल गिलिगन। इन्होंने क्या कहा कि जो कोलबर्ग है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी थ्योरी में सिर्फ मेल को ही प्रेफरेंस दी है, फीमेल को प्रेफरेंस नहीं दी है, सिर्फ मेल के अकॉर्डिंग ही इन्होंने सोचा है। हालांकि जो फीमेल्स हैं वो केयर पर्सपेक्टिव से सोचती हैं और मेल जो है वो जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। अब कैरोल गिलिगन यही कहती है कि कोलबर्ग ने सिर्फ मेल पर्सन्स को ही इंक्लूड किया है अपने एक्सपेरिमेंट में और फीमेल को नहीं इंक्लूड किया है। अब कोलबर्ग्स थ्योरी इज़ कंसर्न विद मोरल थिंकिंग का तो बात हुई है, सोच जो है बच्चे की वो वैसी बन जाती है, तो यही मोरल डेवलपमेंट कहलाएगी। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन नोइंग व्हाट वी आउट टू डू वर्सेस आवर एक्चुअल एक्शन। यही बात है सेम के ये थिंकिंग है और डेवलपमेंट अलग चीज़ है। इनमें डिफरेंस है कि किसी चीज़ को समझना और उस पर एक्चुअल एक्शन बच्चा कैसे लेता है, एज के अकॉर्डिंग लेता है। अब
पोस्ट कन्वेंशनल एज जो होती है, जो पोस्ट कन्वेंशनल एज है, स्टेज है बच्चे की, उसमें बच्चा 16+ का होता है और इसमें बच्चे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। बच्चे अपने एथिक्स बना लेता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में यही होता है कि बच्चा जो है समाज के अकॉर्डिंग ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करता है। तो ये इसमें डिफरेंस यही है कि बच्चा जो है समाज के अकॉर्डिंग ही देखता है। अब इज़ मोटिवेटेड बाय द बिलीव्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब कैरोल गिलिगन ने यही क्रिटिसिज्म उठाया कि कोलबर्ग ने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेल को प्रेफरेंस दी है, फीमेल को प्रेफरेंस नहीं दी है। तो यही था कोलबर्ग्स थ्योरी का पूरा कंसेप्ट। और इतना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है सीटेट के एग्ज़ाम में, जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही आपका जो मैंने समझाया है, सिर्फ इसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आने हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।